हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो, चाहे आपका आगामी आने वाली जो लेखपाल की परीक्षा है वो हो, चाहे यूपीएसआई हो या आपका कह सकते हैं यूपी आरओ का पेपर हो या सुपर टेट हो, तो सभी एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के। पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो ये देखिए, हमें जो क्वेश्चन बताना है वो हमें बताना है कि महासचिव कौन था। जैसा कि आप जानते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना आपका हुई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक में। यानी कि जो इसकी स्थापना है वो मुंबई में हुई थी और जगह का नाम था ग्वालियर टैंक, और वहीं पे एक विद्यालय है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। साथ में इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। तो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देखें तो ये तो बेसिक हो गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो महासचिव को लेकर पूछा जा रहा है, ना कि अध्यक्ष को लेकर पूछा जा रहा है। तो अध्यक्ष की अगर बात होती तो यहाँ पे WC बनर्जी हो जाते। अब हमको देखना है कि इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला A.O. ह्यूम, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है WC बनर्जी और चौथा है फिरोज शाह मेहता। ये चारों जो है आपके जो कांग्रेस के नेता हैं और चारों जो हैं आपके क्या है, नरमपंथी नेता हैं। ठीक है, नरमपंथी नेता है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। 1885 से लेके 1905 तक का जो चरण है वह आपका नरमपंथी चरण है। उसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन के बाद, यानी कि 1906 से मान लें, 1906 से लेके 1919 तक का जो चरण है उसे हम गर्मपंथी चरण कहते हैं, जिसमें प्रमुख नेता आपके लाल बाल पाल है। उसके बाद 1919 से 1948 तक का जो दौर है या स्वतंत्रता तक का दौर है वह गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो 3 चरणों में भी वैसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्या है। तो पहला जो है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो है आपके कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। इनको कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है और 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने जो है मतलब इन्हें अपना जन्मदाता घोषित किया था। तो ये कांग्रेस के क्या है, ये कांग्रेस के जनक माने जाते हैं। और A.O. ह्यूम के बारे में 2-3 पॉइंट अगर आप और देखेंगे तो जैसे जनक होने के साथ साथ एक पॉइंट ये है, ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, इनको आप कह सकते हैं IAS आज के समय में। तो रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। दूसरा इनके बारे में है कि इन्हें जो है भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो सबसे बड़े पक्षी विज्ञानी हैं वो सलीम अली हैं, लेकिन अगर भारत में पक्षी विज्ञान का जो अध्ययन शुरू हुआ उसके लिए कह सकते हैं A.O. ह्यूम का नाम आता है। इसके अलावा जो है यहाँ लिख दे रहा है INC का जनक, ठीक है, INC का जनक होगा। इसके अलावा जो है इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला इसलिए कहा जाता है, हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी। रिटायरमेंट के बाद जो है ये शिमला में बस गए थे, इसलिए जो है इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है। इनकी एक पत्रिका भी निकलती थी जिसका नाम था जनता के मित्र, जनता के मित्र। इसके अलावा ये थियोसोफिकल सोसाइटी के भी मेंबर थे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो A.O. ह्यूम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साथ में चूंकि ये कांग्रेस के जन्मदाता हैं लेकिन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे, ये आपका कांग्रेस में महासचिव या सचिव के पद पर रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर A का जो राइट आंसर है वो आपका A.O. ह्यूम ही होगा, क्योंकि A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया था। आगे चल के जो है इनको कांग्रेस अपना जन्मदाता घोषित कर लेगी। ये जो आपको जो भी पॉइंट बताया ये मैंने आपको A.O. ह्यूम के बारे में बताया। इसी तरह से जो दूसरा जो नाम है वो है आपका दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कांग्रेस का नामकरण हुआ है वो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के कारण किया गया। क्योंकि जो A.O. ह्यूम है ये कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखना चाहते थे। ठीक है, और इन्होंने एक संगठन भी बनाया था 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से। तो ये कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखना चाहते हैं, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पे जो है इसका नाम कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, और यह जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया। अमेरिका का जो संसद है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं। तो दादा भाई नौरोजी है। बाकी अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में देखेंगे तो अभी हाल ही में जो पेट का पेपर हुआ है इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है।
तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो भारत में जो है दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। ये नाम के ही नहीं दादा भाई है, वैसे भी जो है दादा भाई इन्हें भारत का पितामह भी कहा जाता है। तो इसके अलावा दादा भाई जो नौरोजी हैं ये कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये पारसी धर्म को मानते थे। तो कांग्रेस का जो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष है वो आपका कौन हो जाएगा, वो आपका दादा भाई नौरोजी ही हो जाएंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। तो कांग्रेस का क्या हो गया, गैर हिंदू अध्यक्ष। तो गैर हिंदू अध्यक्ष हो गए, ये एक खासियत है इनकी। क्योंकि जब भी हम गैर हिंदू की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जो है मुस्लिम कम्युनिटी पे जाता है, इसलिए हम जो है बदरुद्दीन तैयब जी को लगा देंगे, गलती होने की संभावना रहती है। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना कराने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो आपका दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्होंने 1866-67 में राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति आय की गणना करवाई थी, जिसमें 20 रुपया प्रतिवर्ष मानी गई थी आय। इसके अलावा इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जो बहुत फेमस सिद्धांत है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत भी जो है इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दादा भाई नौरोजी से जुड़े हैं, जो हम आगे भी देखेंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। और फिरोज शाह मेहता भी नरमपंथी नेता हैं, बहुत ही प्रभावशाली है। इनकी एक पत्रिका आती थी बॉम्बे क्रॉनिकल नाम की। तो ये 4 ऑप्शन रहे हैं जो कांग्रेस के संबंधित है, मतलब महासचिव के बारे में दिया गया था। लेकिन आपको इसलिए बताया, अब जो बताते हैं कि आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम, ये कांग्रेस के महासचिव है। बाकी ये तीनों क्या है, अध्यक्ष रहे हैं कभी न कभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो हमें वायसराय बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके उसके स्थान पर जो है आपका वायसराय का पद बनाया गया। वायसराय मतलब जो होता अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि, क्योंकि 1857 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश संसद के अंडर में चला गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। हम लोग देखते हैं कि 1800 कौन था। तो आप देखेंगे लॉर्ड रिपन जो है, आप इनके समय जानते हैं कि इनके समय में स्थानीय स्वशासन को लेके जो है अधिनियम आया था 1882 में। बहुत ही फेमस अधिनियम था, जिसे स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर इन्हीं के समय में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1882-83 के आसपास में। तो ये आप जो भारत में जो आप दिखाई देंगे लॉर्ड रिपन जो 1882 के आसपास में दिखाई देंगे। ठीक है, जबकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में हुई है। तो इसलिए जो है रिपन ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, रिपन नहीं होंगे। दूसरा लॉर्ड लिटन, इनके समय की सबसे फेमस क्या थी, इनके समय में सबसे फेमस आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, जिसे मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा जाता था। तो ये आपको दिखाई देंगे कहाँ पे, 1878 के आसपास में, इसलिए ये भी जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरा लॉर्ड कैनिंग जो भारत के पहले वायसराय माने जाते हैं, और भारत का पहला वायसराय कब होगा, 1858 में नियुक्त हो गया था, क्योंकि 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र जो है वो कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। तो इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसीलिए आप देखेंगे लाला लाजपत राय जो कि कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं, बहुत ही फेमस नेता रहे हैं, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है, यानी कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी क्या है, डफरिन का मस्तिष्क शिशु है। ठीक है, डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, या डफरिन के दिमाग की उपज है, या डफरिन का मानस पुत्र है। ठीक है, तो मस्तिष्क शिशु या तो ये कहा कि इन्होंने कि मस्तिष्क शिशु है। तो ये सारी चीजें जो है वो लाला लाजपत राय ने कही थी। तो लाला लाजपत राय का अगर यह स्टेटमेंट आपको पता है तो इससे जो है इजिली हो जाता है कि मस्तिष्क शिशु का मतलब है कि इन्हीं के समय में इसकी स्टैब्लिश हुई होगी, इसीलिए इन्होंने कहा था। तो इसलिए जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का कर उपहास उड़ाया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड सेलिसबरी। देखिए इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। देखिए जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन ही था। और डफरिन शुरू से ही जो है कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो है आपका क्या था, सशंकित था। तो उसने कहा था कि जो कांग्रेस है वह अल्पसंख्यक लोगों की एक संस्था है, बहुत ही मतलब ऐसे लोगों की संस्था है जो बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व
करती है। तो कुल मिला के जो है इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट आपका लॉर्ड डफरिन ने ही दिया था। इसके अलावा इन्होंने इसे राष्ट्रद्रोहियों की संस्था भी कह दिया था। ये दो स्टेटमेंट दिए थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? तो कांग्रेस का जो आप जानते हैं कांग्रेस की जो स्थापना भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और जब इसका अधिवेशन हुआ था तो उसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या है वह थी 72। इसका जो राइट आंसर होगा वो 72 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए पिछली बार सुपर टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो आपका कांग्रेस का जो 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता जो है वो आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। लेकिन याद रखेंगे कि जो कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष है वो दादा भाई नौरोजी होंगे, जिन्होंने 1886 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी है उनका संबंध जो है वो आपका पारसी धर्म से है। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे। जब 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे तो उस समय इनकी आयु जो है वो कितनी थी? 35 वर्ष थी। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे ये, ठीक है। तो सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना आजाद होंगे। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक रहने का जो अध्यक्ष का रिकॉर्ड है वो भी जो है मौलाना आजाद का ही है, क्योंकि जब 1940 के जब कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होगा उसके बाद कांग्रेस को जो है इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। तो 1940 से लेकर 45 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना आजाद रहेंगे। इसलिए सबसे लंबा अध्यक्ष लगातार 6 वर्ष और सबसे युवा अध्यक्ष जो है वो मौलाना आजाद थे। लेकिन जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथन, पहला दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, चलिए ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही पूछा गया है यहाँ पे। केवल एक, केवल दो, दोनों और चौथा न तो एक न तो दो। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यानी कि फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो आप जानते हैं कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है आपका किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। तो कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला कहिए या कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहिए वो एनी बेसेंट है। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाता, क्योंकि 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। तो यहाँ पे अगर प्रथम भारतीय महिला होता तो इसका राइट आंसर जो ये सही हो जाता, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगर एलिमिनेट करें तो ऑप्शन ये और ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है दूसरा, अभी जिसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा। इसमें आपका दिया है कि लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। देखिए लाला लाजपत राय 1920 का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसका मतलब ये तो अध्यक्ष रह चुके हैं। एनी बेसेंट ने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल का देखेंगे तो 1928 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तिलक जो है वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो इसका याद रखें कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाल जो गर्मपंथी नेता है लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक में इकलौते जो व्यक्ति थे लाला लाजपत ही राय थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जा सके थे। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। हमको बताना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में समझौता किया, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही।
पहला जो ऑप्शन है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी 1885 में, वो कहाँ हुई थी, वो आपका बंबई में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर पहला जो ऑप्शन होगा वही गलत हो गया, यानी कि हिसाब से ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, और तीसरा ऑप्शन है लखनऊ में समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो दूसरा जो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी का, तो कलकत्ता में जो है आपका 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। और तीसरा भी देख लेते हैं कि तो लखनऊ समझौता जो बहुत ही फेमस है, वो आपका हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ था। हालांकि ये जो समझौता है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था, और इस समझौते के दौरान जो है जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी सांप्रदायिक निर्वाचन की, कम्युनल इलेक्ट्रोल की, उसको जो है कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक था कांग्रेस का, और इस समझौता को कराने का जो श्रेय जाता है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। गांधी भी इस सम्मेलन में थे, लेकिन गांधी जो है बहुत ही छोटे नेता की हैसियत से थे। लेकिन एक खासियत है यहाँ पे कि यही इसी अधिवेशन में जो है आपका एक व्यक्ति आएंगे चंपारण से 3 कठिया प्रथा के विरोध को लेके, और वो गांधी जी को आमंत्रित करेंगे चंपारण आने के लिए। तो आमंत्रण जो है गांधी जी को आपका यहीं पे मिलने वाला है चंपारण जाने का। एक चीज और है, तिलक का बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह स्टेटमेंट जो है बाल गंगाधर तिलक ने आपका इसी अधिवेशन में दिया था, यानी कि 16 में लखनऊ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा कहा था? तो अभी जस्ट इससे पहले वाले में आपको बताया कि 1916 लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बनारस अधिवेशन बहुत ही फेमस है, इसका अध्यक्षता आपका जो है कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, और उन्हें जो है विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी इस अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था आपका, चूंकि बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था, तो यहाँ पे जो है इसका विरोध किया गया था, और इसलिए जो है एकता का परिचय देने के लिए 1906 में आपका कलकत्ता में जो है आपका अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित करने पड़े थे, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 जो है प्रस्ताव यहाँ पे पारित हुए थे। 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो लखनऊ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, कौन? सरोजिनी नायडू। टी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अच्छा जी। अल्फ्रेड नोबेल 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब इसमें देखिए जो चौथा वाला है बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि भाई अब कितने अध्यक्ष याद किया जाएगा। चलिए देखते हैं, बाकी से एलिमिनेट करके अगर आंसर आ जाता है तो देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गलत है। प्रथम भारतीय कहा होता तो सही होता, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट है, जो कि 1917 में बनी थी, जबकि 1925 में जाके सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो एलिमिनेट करते हैं। तो ए और डी, ये 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1894 में। एक तो प्रॉब्लम खत्म हुआ, चलिए ये एक मिल गया आंसर। दूसरा, सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। चलिए बहुत अच्छा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब इन 2 ऑप्शंस को देखना है कि दोनों सही हैं कि नहीं। तो सी.आर. दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने उस समय जेल में थे, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यानी कि इसको भी हम सही मान लेंगे। अब हमको केवल एक ही चेक करना है, 3। देखिए क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में था कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये हमको क्लियर था कि प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं है, तो इस हिसाब से पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो बाहर हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक में है 2 और 4, एक में है 2, 3, 4। अब चूंकि पता है कि 2 और 4 इसमें भी है उसमें भी है, यानी कि अब हमको जो क्रॉस चेक करना है केवल वो 3 को करना है कि 3 वाला सही है कि नहीं। यानी कि ये वाला ऑप्शन जो सी.आर. दास जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो जेल में थे, यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया, बाय डिफॉल्ट आपको पता हो गया। इसी तरह से अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी कंफर्म हो गया। ये 2 तो कंफर्म हो गए। अब मुझे बस यही देखना है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए क्वेश्चन में ये 2
पॉइंट था ये आपका ऐसा था कि जो कठिन हो सकता था, क्वेश्चन को क्लिष्ट कर सकता था। अगर यही दोनों केवल ऑप्शन में होता तो एक बार सोचना पड़ता कि क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इतने हिंट मिल गए कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब प्रथम महिला अध्यक्ष बोला तो एक ऑप्शन वैसे ही बाहर, और उस ऑप्शन के बाहर करते ही आपका चूंकि 2 4 और एक में 2 3 4 था, यानी कि 2 4 एकदम बाय डिफॉल्ट सही हो गया, इसलिए आपको केवल एक ही क्रॉस चेक करना है, और वो है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे, ये हमेशा सचिव के रूप में ही कार्य किए, तो यानी कि ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एओ ह्यूम कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो इसलिए जो है जैसे ये गलत होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4। तो ये आपका देखिए कि इस तरीके से भी जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन बड़ा दिखा समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दें, आपको क्वेश्चन पढ़ के जो है एलिमिनेशन थ्योरी को भी यूज करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका एलिमिनेशन से आ जाते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल इसमें और इसमें 2 ही ऑप्शन बाहर करने थे, दोनों से आंसर निकल रहा था। अगला क्वेश्चन है जुड़ा हुआ है समाज सुधार आंदोलन से भी। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, ठीक है, तो एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथिज्म की बात कर रहा है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, चलिए बहुत अच्छा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी देख लेते हैं। अब मुझे बताना है कि कौन से सही है, तीनों सही हैं कि पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही। देखिए ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। अब देखिए ब्रह्म समाज क्या था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है राजा राम मोहन राय ने की थी, और राजा राम मोहन राय ने एक किताब भी लिखी थी एकेश्वरवादियों को उपहार। तो राजा राम मोहन राय जो है वो एकेश्वरवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए जो है पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाना चाहिए। तो यानी कि और वैसे भी देखेंगे तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एलिमिनेट होता है। अब हमको देखना है कि दूसरा ऑप्शन, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। देखिए जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, आर्य समाज जानते हैं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी, जिसके संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो आर्य समाज में जब देखेंगे तो इनके बाद जो है आर्य समाज की एक बात और जानेंगे कि आर्य समाज जो है महिला शिक्षा की भी बात कर रहा था, शूद्रों को भी जो है शिक्षा का अधिकार देने, वेदों के अध्ययन के अधिकार देने की बात कर रहा था, तो शिक्षा में योगदान है भी। इनके 2 बहुत ही फेमस शिष्य हैं, एक तो नाम नहीं याद आ रहा, एक है आपके स्वामी सहजानंद श्रद्धानंद, ठीक है, और एक है कोई लाला जी करके थे। तो दोनों ने क्या किया था, जो लाला जी थे उन्होंने जो है आपका डीएवी कॉलेज वगैरह, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो डीएवी कॉलेज बनाया, और जो दूसरे थे स्वामी जी थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। तो यानी कि एक ने जो है थोड़ा सा पाश्चात्य शिक्षा के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली को जोड़ा था, और एक ने जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसको अपनाया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं आर्य समाज का जो है वो शिक्षा में विशेष योगदान है, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और अगर वैसे भी अगर केवल डीएवी जो कॉलेजेस होते हैं, हर आप देखेंगे मैक्सिमम बड़े बड़े जिलों में आपको डीएवी कॉलेज मिल जाएंगे, अगर केवल डीएवी का फुल फॉर्म आपको पता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो इससे ही क्लियर है कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, तो इसका मतलब जो है आपका आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, आर्य समाजी स्कूल है, इसलिए जो है आपको यहीं से आंसर मिल जाता है। तीसरा रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में जो है वेल्लूर में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे किया था, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए राजनीतिक सुधार को लेकर पहले जो बात शुरू करने वाले थे वो राजा राम मोहन राय थे, जिनको भारत का प्रथम आधुनिक नेता कहा जाता है। इस पर ज्यादा कोई बात भी नहीं करनी, इसको आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये काम किया था आपका विलियम जोन्स ने, और आप देखेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह का इन्होंने अनुवाद भी किया था। जोनाथन डंकन ने जो है आपका एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791 में बनारस में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा बनाया था, और चार्ल्स ग्रांट ये पहले व्यक्ति हैं जो भारत में जो है पाश्चात्य शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षा की बात करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो चार्ल्स ग्रांट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? 4 ऑप्शन दिया है, लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन और लाला लाजपत राय। ठीक है, लॉर्ड डफरिन भी कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था बोलता था, अल्पसंख्यकों का संस्था बोलता था। सर सैयद अहमद खान भी कांग्रेस के विरोधी थे। लॉर्ड कर्जन तो यही कहता था कि भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरने में सहयोग दे सकूं।
उसी तरह से लाला लाजपत राय भी जो है उन्होंने जो है जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था, जिसको विलियम वेडरबर्न जो कि ह्यूम के जिणीकार हैं उन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो ब्रिटिश हितों के लिए किया गया है। और लाला लाजपत राय ने तो भी कहा था कि जो कांग्रेस है जो कांग्रेस है उसका स्थापना इसीलिए किया गया ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाया जा सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। ठीक है, तो ये सेफ्टी वॉल के सिद्धांत के समर्थन में उन्होंने ये बात कही थी। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत आप ध्यान रखेंगे विलियम वेडरबर्न का है, जिन्होंने जो है ह्यूम की जीवनी लिखते समय उसमें उल्लेख किया था इसका। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका लॉर्ड कर्जन का है। कर्जन की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरने में सहयोग दे सको, यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे कर्जन, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत कर नहीं पाए। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा तैयार कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो 1919 में हुआ क्या था, अमृतसर का अधिवेशन हुआ था जिसमें आखिरी बार तिलक ने पार्टिसिपेट भी किया था, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि तिलक ने मतलब अंतिम रूप से किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। तो 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन था उसमें हिस्सा लिया था। फिर 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उन्हीं के जन्म मृत्यु के दिन ही जो है आपका असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हो जाता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो गया। दूसरा, इसमें जो है आपका संविधान, नया संविधान लिखने की बात हो रही थी, तो गांधी जी के सहयोग को 2-3 सहयोगी भी दिए गए थे। तो हम देखते हैं कि उसमें किसका किसका नाम था। पहला दिया है कि बाल गंगाधर तिलक, दूसरा NC केलकर, CR दास और IB सेन। देखिए तिलक बहुत बड़े नेता हैं उस समय, वो गांधी के सहयोगी तो नहीं बनेंगे क्योंकि गांधी से उनका कद उस समय गांधी से बड़ा था। वो अलग बात है कि गांधी आगे चल के बहुत बड़े नेता बनेंगे, लेकिन फिलहाल उस समय गांधी का जो कद है वो इतना बड़ा नहीं था कि वो तिलक से बड़े हो। ऐसा ही चितरंजन दास, ये भी बहुत बड़े नेता माने जाते थे उस समय के। तो ये दोनों जो है आपका उसमें ऑप्शन में नहीं होगा। अब कोई भी अगर सहयोग, किसी को कोई काम दिया गया तो असिस्टेंट उनको दिया जाएगा, तो कोई इतने बड़े तो नेता नहीं दिए जाएंगे, कोई असिस्टेंट जो दूसरे नेता होंगे, जो छोटे नेता होंगे उनको दिया जाएगा। इस लॉजिक पे अगर हम काम करें तो आपका 2 और 4 जो है वो आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, मतलब कौन सा सत्य है। पहला, कांग्रेस के नागपुर सत्र नहीं है कि नागपुर अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, बहुत सही। दूसरा, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। देखिए सबसे पहले कांग्रेस जो है वो भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग का समर्थन कर रही थी, लेकिन बाद में जब स्वतंत्रता के बाद उसने देखा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आर्थिक विकास के आधार पर करना चाहिए। तो ये इसलिए इस हिसाब से देखा जाए कि पहला वाला तो सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो है ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक बहुत ही फेमस समझौता होगा जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानेंगे। और उस समझौते के बाद जो है गांधी जी दलित उत्थान में लग जाएंगे, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना करेंगे। तो महात्मा गांधी ने जो है इसकी स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले की जो संस्था है वो है आपका भारत सेवक समाज। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। अब हमको बताना है कि कौन क्रमबद्ध है, बड़ा दिक्कत वाली बात है कि अब सबका याद कैसे किया जाए। चलिए देखिए, पहला नाम दिया हुआ है महात्मा गांधी, दूसरा दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा सरोजनी नायडू। अगर मान लीजिए हमको कैसे याद रखना पड़ा, बड़ा कठिन काम हो गया। देखिए जवाहरलाल नेहरू का एक अधिवेशन हुआ था 1929 में, आप जानते होंगे पहली बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे, और लाहौर अधिवेशन था, बहुत ही फेमस अधिवेशन है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार किसकी मांग करने वाली है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाली है। और इसी दौरान जो है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पे जो है आपका झंडारोहण किया था। और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो बहुत ही फेमस अधिवेशन है 1929 का। तो चलिए नेहरू हो गए। गांधी जी के बारे में है कि महात्मा गांधी कांग्रेस में केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे, और वो था 1924 का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था।
तो कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन था वो इसीलिए फेमस है क्योंकि गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। वल्लभ भाई पटेल ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1931 में जो है ये इन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बहुत ही फेमस अधिवेशन है क्योंकि पहली बार इसी अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली की जाएगी। तो पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। तो दूसरा, इसी में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकृति दी गई थी। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिस समझौते के तहत जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चले गए थे। तो पहला तो देखिए 3 अगर हमको पता है तो 1924, 1929, 1931, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस अगर बैठाते हैं, अभी सरोजिनी नायडू का भी देख लेते हैं, उनका भी है। तो पहला तो 1924 है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए 3 में तो 1 दिया हुआ है, तो 3 हमने 1 दिया, तो यानी कि 4 वाला ये जो है आपका बाहर हो जाएगा। मैक्सिमम हम मेजोरिटी को ही लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। बाकी आपको सरोजिनी नायडू का भी बता देते हैं। सरोजिनी नायडू का जो अध्यक्षता थी वो ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है जिन्होंने 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर, उसकी अध्यक्षता की, इसलिए ये फेमस है। अब आप देखेंगे कि पहला हमने ले लिया क्योंकि जो है आपका 1924 में महात्मा गांधी ने किया था, तो ये हमको ऑप्शन में मिल गया। वैसे भी देख रहे हैं कि 4 में से एक ऑप्शन यही है जिसमें दिख रहा है महात्मा गांधी, ठीक है। अब और दूसरा आप देखेंगे तो ये इसलिए एलिमिनेट हो जाता है कि फर्स्ट वाला यहाँ पे है 1929-31 यहाँ पे बाद में दिया हुआ है, तो इसलिए वो अपने आप बाहर हो जाता। अब हम देख रहे हैं कि जो लाहौर अधिवेशन है और उसके बाद यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल से अध्यक्षता की, यानी कि 2 के बाद ही 3 आएगा। और जबकि यहाँ पे क्या है कि 3 के बाद 2 आ रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 4, 2, 3, ठीक है। अब ये मामला फंस सकता था, इसलिए जो है आपको इसमें जो है सरोजिनी नायडू का भी पता होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए कांग्रेस के कुछ अधिवेशन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कांग्रेस का अगर आपको कभी भी बेसिक अगर जल्दी जल्दी याद रखना हो तो आपका देखिए कांग्रेस का 1885 का अधिवेशन ये इंपॉर्टेंट है। आपका पहला अधिवेशन 1886 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। 1887 वाला अधिवेशन महत्वपूर्ण है जो कि आपका मद्रास में हुआ था और बद्रुद्दीन तैयब जिसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यही लाइन ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1888 में कांग्रेस का जो है आपका एक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसके जॉर्ज यूल जो है इसके अध्यक्ष थे, प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। फिर 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, रहीमतुल्ला सयानी जिसके अध्यक्ष थे, जिसमें जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया। फिर आप सीधे जो है 1905 पे आ जाएंगे, बनारस अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें आपका बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। 1906 जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हैं, 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1907 इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका सूरत विभाजन हुआ। 1911 इंपॉर्टेंट है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। 1916 में जहाँ पे आपका लखनऊ समझौता हुआ। 1917 कांग्रेस की पहली विदेशी महिला या कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। फिर 1920 में 2 सत्र हैं, एक आपका नागपुर में है, एक दिल्ली में है। एक में आपके लाला लाजपत राय अध्यक्ष हैं, दूसरे में आपका वी राघवाचारी अध्यक्ष है, ठीक है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही। इसके बाद 1923 में इंपॉर्टेंट है जब अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनेंगे विशेष अधिवेशन में, क्योंकि प्रथम सबसे युवा अध्यक्ष हैं। फिर 1924 वाला इंपॉर्टेंट है जिसमें गांधी अध्यक्ष बनेंगे। 1925 इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनेंगे। फिर 1900 आप कह सकते हैं 27 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें जब आपका साइमन कमीशन भारत आया था उसका पूर्ण बहिष्कार किया गया था, एम ए अंसारी जिसके अध्यक्ष थे। फिर 1929 लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें अभी आपको बताया। फिर 1931 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसके बाद सीधे आपका 1937 का इंपॉर्टेंट फैजपुर का जो पहली बार किसी गांव में कोई अधिवेशन हुआ। 1938 का अधिवेशन है जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करेंगे जो आगे चल के योजना आयोग की पूर्ववर्ती संस्था उसको मानते हैं। 1939 जब पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच। फिर 1940 का जब कांग्रेस को बैन कर दिया जाएगा। फिर 1946 जब जिसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे जो कि आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद 1948 जब आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा। तो आपको अधिवेशन सारे नहीं याद रखने हैं, आपको इतने ही अधिवेशन याद रखने हैं। अब कितने अधिवेशन है आपके? 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 अधिवेशन है। 56 अधिवेशन है टोटल विशेष और सब मिला के। और यहाँ पे आपके कितने अधिवेशन हो रहे हैं? 25 अधिवेशन है। आपको ये 25 अधिवेशन अगर आपने तैयार कर लिया, उसके मेन थीम को देख लिया, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है लगभग सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये हमारा आज का कुछ क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आगे जो है हम कांग्रेस से ही अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।